भारत एक ऐसा देश है जहां अनगिनत रहस्यमयी कहानियां और अद्भुत संस्कृति हर कदम पर आपको चौंका देती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के सुनहरे रेगिस्तान तक और कश्मीर की वादियों से कन्याकुमारी के समुद्री किनारों तक, भारत की भूमि अनेकों रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ कभी खंडहर बन चुके किलों में छिपे इतिहास की गूंज सुनाई देती है, तो कभी गहरे जंगलों में लोक कथाओं के अनोखे पात्र जीवित हो उठते हैं। कैलाश पर्वत का दिव्यता का रहस्य हो या अंडमान के सेंटिनल द्वीप की अज्ञात दुनिया, हर कोना एक कहानी कहता है। और आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाना चाहते हैं, जो मौजूद है हिमालय की गोद में, जहां प्रकृति में अद्भुत शांति के साथ साथ अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष की पौराणिक कहानियों, ध्यान और अध्यात्म की भूमि है। यहाँ के घने जंगलों में छिपे मठ, बर्फीले रास्तों पर बिखरे अनजान मंदिर और घाटियों में गूंजती प्राचीन मंत्रों की ध्वनि आपको एक अच्छे अनुभव का एहसास कराती है। हिमालय की हर चोटी, हर नदी और हर घाटी में एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको प्रकृति और अध्यात्म की शक्ति का एहसास कराती है। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा में एक कदम बढ़ाते हैं और हिमालय के दिल में छुपे उन रहस्यों को महसूस करते हैं जो सदियों से मानवता को प्रेरित करते आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने पहले भी रूपकुंड लेक के बारे में सुना हो, लेकिन आज इस वीडियो में इस लेक के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और इसकी जड़ तक जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित रूपकुंड लेक हिमालय में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील के आसपास बड़ी संख्या में मानव कंकाल मिलने की कहानी ने इसे रहस्य और शोध का केंद्र बना दिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड लेक को मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। मिस्ट्री लेक इसलिए क्योंकि यह लेक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। रूपकुंड एक बहुत ही छोटी लेक है, इसके बावजूद ये पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस लेक में लगभग 100 ह्यूमन स्केलेटन्स को लेक के किनारे और भीतर देखा जा सकता है। आखिरकार एक साथ इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से आए? 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क में काम करने वाले एक फॉरेस्ट रेंजर, जिनका नाम हरि किशन मडवाल था, सबसे पहले वो इस लेक में ह्यूमन स्केलेटन को देखने वाले व्यक्ति थे। ब्रिटिशर्स ने उस समय दुनिया को बताया कि ये स्केलेटन जापानीज इन्वेशन फोर्स के थे, लेकिन स्टडीज में पाया गया कि ये स्केलेटन बहुत पुराने हैं, जिनका वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लेने वाले जापानीज सोल्जर्स से कोई ताल्लुक नहीं था। बल्कि प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राजा जसदवल, जो कि कन्नौज के शासक थे, वे अपनी गर्भवती पत्नी रानी बालम्पा और कुछ अन्य लोगों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले। रूपकुंड लेक के पास उन्हें भयंकर ओलों से घिरे तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें पूरा समूह समाप्त हो गया। इसी के साथ एक स्टोरी और भी निकल के आती है जो थोड़ी अजीब है, लेकिन लोकल्स के बीच काफी विख्यात है। जैसे ही रानी ने रास्ते में एक बच्चे को जन्म दिया, नंदा देवी नाराज हो गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनकी पवित्र भूमि अपवित्र हो गई। देवी ने इसके बाद एक भीषण बर्फीले तूफान को भेजा, जिसमें तीर्थ यात्रा पर गए सैकड़ों लोग मारे गए। और माना जाता है कि यही कारण है कि रूपकुंड लेक में इन्हीं लोगों के कंकाल के अवशेष पाए जाते हैं। 1950 के दशक में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कंकालों का अध्ययन किया। लगभग 300 से अधिक कंकाल झील और उसके आसपास पाए गए। कुछ नमूनों को देहरादून स्थित भारतीय मानव विज्ञान संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। इन कंकालों पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन से सिर पर चोट के निशान पाए गए। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये चोटें ऊपर से गिरने वाले गोल वस्तुओं की वजह से हुई थी, जो बड़े ओलों के समान थी। यह निष्कर्ष स्थानीय कहानियां और लोकगीतों से मेल खाता है, जिसमें तीर्थयात्रियों के ओलों की चपेट में आने की बात कही गई। हालांकि हाल ही की रिसर्च ने इस कहानी को और भी जटिल बना दिया है। 38 व्यक्तियों के अवशेषों पर किए गए रेडियो कार्बन डेटिंग और जीनोम आधारित विश्लेषण से यह पता चला कि ये कंकाल अलग अलग समय के हैं और 3 विशिष्ट समूहों से संबंधित रखते हैं, जिसमें पहला ग्रुप साउथ एशियन वंशावली वाले व्यक्तियों के कंकाल का है। यह समूह 23 व्यक्तियों का था, जिनकी मृत्यु लगभग 800 ईस्वी के आसपास हुई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ
कि इन व्यक्तियों की आनुवंशिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से दक्षिण एशिया से संबंधित थी। इसका मतलब है कि ये लोग पॉसिबली भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय निवासी थे। ऐसा माना जाता है कि ये लोग धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे और रूपकुंड लेक के पास किसी आपदा का शिकार हो गए। सिर पर चोटों के निशान से यह निष्कर्ष निकला कि ये लोग बड़े ओलों की चपेट में आए थे, जो यहाँ के लोगों द्वारा बताए जाने वाले लोकगीतों और कहानियों के साथ मेल खाता है। इस समूह के लोगों की मृत्यु एक ही समय पर नहीं हुई, बल्कि इनका झील के आसपास धीरे धीरे जमा होना यह संकेत देता है कि रूपकुंड क्षेत्र लंबे समय तक धार्मिक यात्राओं के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा ग्रुप, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन वंशावली के लोग शामिल थे। साउथ ईस्ट एशियन वंशावली वाला यह समूह केवल एक व्यक्ति से संबंधित है। इस व्यक्ति की मृत्यु लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि इस व्यक्ति की आनुवंशिक पृष्ठभूमि साउथ ईस्ट एशिया जैसे म्यांमार, थाईलैंड या इंडोनेशिया जैसे क्षेत्र से मेल खाती है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में क्यों आया था। यह व्यापारी, यात्री या तीर्थयात्री हो सकता है। इस व्यक्ति की मृत्यु भी 14 अन्य ईस्टर्न मेडिटेरियन वंशावली वाले, जो कि तीसरे ग्रुप के लोग थे, उन लोगों के साथ एक ही समय पर हुई थी, जो कि हमें बताता है कि वो किसी बड़े समूह का हिस्सा हो सकता है, जो शायद व्यापार या किसी धार्मिक कारण से यहाँ आया था। यह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो साउथ ईस्ट एशियन था, जो कि इस मामले को और भी रहस्यमय बनाता है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रुप की, जिसमें ईस्टर्न मेडिटेरियन वंशावली के लोग शामिल थे। यह समूह 14 व्यक्तियों का था, जिनकी मृत्यु लगभग 1800 ईस्वी के आसपास हुई थी। डीएनए टेस्टिंग से स्पष्ट हुआ कि यह समूह वर्तमान ग्रीस और क्रीट के क्षेत्रों से था, और संभव है कि यह समूह भारत में धार्मिक यात्रा पर निकला हो या किसी सांस्कृतिक या व्यापारिक मिशन का हिस्सा रहा हो। यह समूह एक बड़े दल के रूप में यात्रा कर रहा था, जो उनके एक साथ मृत्यु और झील के पास एकत्र अवशेषों से स्पष्ट होता है। इनकी मृत्यु एक ही घटना में हुई, हालांकि इनकी चोटों की प्रकृति साउथ एशियन समूह से अलग हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हों। उनका सामूहिक रूप से मरना यह संकेत देता है कि ये एक संगठित यात्रा का हिस्सा थे, जो अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। ये सारी बातें जो मैंने आपको अभी बताई, ये सिर्फ अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन इन सारी बातों का ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड लेक अपनी खूबसूरती और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसी यह झील न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि यह ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए भी एक बेहद फेवरेट स्पॉट है। रूपकुंड झील के आसपास के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे, बर्फ से ढके पर्वत और घने जंगल इसकी यात्रा को शानदार बनाते हैं। लेक साल के अधिकांश समय बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है, और इसकी यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मिड सितंबर और अक्टूबर के दौरान होता है। इस मौसम में लेक तक पहुंचना आसान होता है, और ट्रैकिंग के दौरान चारों ओर के मनोरम दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आपको बताते चलें कि रूपकुंड लेक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। हर 12 वर्षों में यहाँ नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस भव्य आयोजन में देवी नंदा की पूजा की जाती है, और हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति की झलक भी प्रदर्शित करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाते समय रूपकुंड को लेकर एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात का पता चला। रूपकुंड लेक के कंकालों के नियमित रूप से गायब होने को लेकर बढ़ती चिंताएं सामने आ रही हैं। आशंका है कि यदि इनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में ये कंकाल धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में हड्डियां अपने साथ ले जाते हैं। चमोली जिले के प्रशासन ने क्षेत्र की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। चमोली जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पर्यटक, ट्रैकर्स और जिज्ञासु शोधकर्ता खच्चरों पर कंकालों को ले जाते हैं, और इस समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र को संरक्षित करने की सिफारिश की है। सरकारी एजेंसियों ने इस क्षेत्र को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रयास किए हैं, ताकि कंकालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सके।